हम तो ये सोच रहे थे कि इंडिया टुडे ने कर कैसे दिया। चलो सॉरी। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। दो छोटी छोटी अपील। पहली अपील ये कि सत्यहिंदी.com आपसे आर्थिक मदद की उम्मीद करता है। ईमानदार पत्रकारिता, निडर और निर्भीक पत्रकारिता के लिए जरूरी है कि आप हमारी आर्थिक तौर पर भी मदद करें। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, सत्य हिंदी का सदस्य बनना होगा। उसके लिए आपको कुछ पैसे, कुछ डोनेशंस आपको हमें देने पड़ेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे क्योंकि आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर हमें कॉर्पोरेट जगत पर या फिर सरकार के विज्ञापन में निर्भर रहना होगा तो जाहिर सी बात है पत्रकारिता नहीं हो सकती उस तरीके की जैसा हम चाहते हैं। दूसरी बात, सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अब तक की पिछले कई दिनों की, पिछले कई महीनों की हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ये खबर अफगानिस्तान से जुड़ी हुई नहीं है, ये खबर अपने देश की है। दरअसल इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया है। इंडिया टुडे हर 6 महीने पे एक मूड ऑफ द नेशन के नाम पे एक सर्वे करता है और उस सर्वे में वो देश का मिजाज भांपने की कोशिश करता है। देश के मिजाज को जांचने के लिए वो लोगों से सवाल पूछते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल मौजूदा सरकार, मौजूदा नेता, मौजूदा राजनीतिक दल की उनकी लोकप्रियता का हाल क्या है, कौन कौन से मुद्दे प्रभावी हैं और अगर अभी चुनाव हो जाए तो उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। उसमें प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का भी एक प्रश्न होता है। ऐसे में इंडिया टुडे का जो ये सर्वे है, इसमें जो सबसे चौंकाने वाला नतीजा दिखाई पड़ रहा है, नतीजा क्या बल्कि हम कह सकते हैं सबसे चौंकाने वाला आकलन कह सकते हैं, लेकिन इस सर्वे का जो नतीजा है उसके मुताबिक जब यह सवाल पूछा गया कि अगला प्रधानमंत्री कौन, यानी इस वक्त अगर आपको प्रधानमंत्री चुनना हो तो आप किसको अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे, तो उस लिस्ट में जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी जी सबसे आगे हैं। लेकिन 2020 अगस्त में की तुलना में 42% की गिरावट है। जी हां, 2020 में इसी समय जब इंडिया टुडे ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया था तब प्रधानमंत्री, अगले प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी अप्रूवल रेटिंग 66% थी। आज गिर के 24% हो गई है, यानी 42% की गिरावट आई है, जिसे हम कह सकते हैं कि जबरदस्त नहीं बल्कि कोई और शब्द है तो भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तरह नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में इतनी ज्यादा गिरावट के पीछे कारण क्या है, इस पर ही अब बात करेंगे, चर्चा जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा कारण लोग ये बता रहे हैं, दरअसल कोरोना की वजह से, आर्थिक जो इस वक्त स्थिति है उसकी वजह से, बेरोजगारी की वजह से। लेकिन इस ग्राफिक्स में एक चीज अगर आप और देखें तो वो थोड़ी सी हमारे आज के राजनीतिक जो तापमान है उसका एहसास कराती है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी, हालांकि ऑफिशियल के तौर पर नहीं किया जा रहा लेकिन मुख्यमंत्री हैं, 2020 की तुलना में उनकी लोकप्रियता में प्रधानमंत्री के तौर पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 की पादान पे हैं। 11% उनकी लोकप्रियता है, पिछली बार 3% थी। राहुल गांधी, थोड़ा उनमें इजाफा हुआ है, सिर्फ 10% है, पिछली बार एक साल पहले 8% थी। अमित शाह 7% है, पिछले साल 4% थी। केजरीवाल 8% है, पिछले साल 3% थी। और ममता बनर्जी, लगता है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में उन्होंने जीत हासिल की है, आज की तारीख में विपक्ष के नेताओं में राहुल गांधी के बाद शायद सबसे ज्यादा लोकप्रिय वही हैं। पहली पसंद अगले प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल के बाद उन्हीं को माना जा रहा है। तो ये आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के आधार पर निश्चित तौर पर आज की रात नरेंद्र मोदी जी को शायद उतनी अच्छी नींद नहीं आएगी जितनी नींद उनको आनी चाहिए। लेकिन इसका सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि अगर अगला चुनाव हो जाए तो इंडिया टुडे का सर्वे क्या कहता है। इंडिया टुडे का सर्वे यह कहता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर फिलहाल बहुमत नहीं ला पाएगी। 303 की तुलना में उसकी सीटें घटकर 269 हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी की स्थिति में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा है, सिर्फ 59 यानी 59 सीटें, और अन्य के खाते में 215, यानी जो बीजेपी को नुकसान हो रहा है वो राज्य के जो छत्रप है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको फायदा होता नजर आ रहा। आपके मन में एक सवाल होगा कि इंडिया टुडे के सर्वे में दरअसल कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी है। बेरोजगारी, 59% लोगों का कहना बेहद गंभीर स्थिति है। गंभीर स्थिति कहने वाले लोग 24% हैं और सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो इसी पर करेंगे बातचीत और हमारे साथ कुछ खास मेहमान है। हमारे साथ शरद प्रधान जी हैं जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकारों में उनका शुमार होता है। हमारे साथ अशोक वानखेड़े दिल्ली से है, विजय त्रिवेदी जी भी दिल्ली से है, और कार्तिकेय बत्रा जो रिसर्च स्कॉलर है
और पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड और दिल्ली बल्कि एनसीआर में कह सकते हैं, जिंदल यूनिवर्सिटी में। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक, ये जो आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं, क्या इन आंकड़ों को देख के आपको कोई चिंता होती है या कोई हैरानी होती? चिंता तो नहीं, हैरानी आपको होती है? नहीं, हैरानी तो बिल्कुल नहीं। हैरानी मुझे पहले आंकड़ों की होती थी कि इतनी परेशानियां इतने होने के बाद भी ये आदमी पॉपुलर क्यों है। लेकिन मुझे लगता है कि अब 2014 से लेकर 2021 में बहुत गंगा में पानी बह चुका है और लोग समझ चुके हैं कि ये जब भी मुंह खोलते हैं झूठ बोलने के लिए खोलते हैं, और यही कारण है कि अब लोगों का विश्वास खत्म हो गया। लोगों का इनके प्रति विश्वास, लोगों का जो विश्वसनीयता थी प्रधानमंत्री की, वो खो गई है। आप बेरोजगारी को, पकोड़े तलने को बेरोजगार कहते हो, और मनरेगा में लोगों को ज्यादा रोजगार देने से आप बेरोजगारी का हल दिखाते हो। 80 करोड़ परिवार को जब आप अन्न घर में पहुंचाने की बात करते हो तो आप समझ सकते हो कि इस देश की स्थिति आप इतने लेवल पे ले आए। 135 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ परिवार ऐसे हैं, मतलब यदि वो परिवार, यदि आप टर्न करें पॉपुलेशन में तो ऑलमोस्ट 100% कवरेज है कि यदि 1 या 2% छोड़ा जाए तो हर एक के घर में अनाज पहुंच रहा है। ये तमाम बातें बताती है। और दूसरी बात है जो हम बार बार कहते हैं कि कोविड की वजह से, ये कोविड के ऊपर ढोल देते हैं। तो पहली बार तो ठीक है, पहली लहर आई थी, लेकिन उसमें जो लेबर का मूवमेंट चला वो कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर था। और दूसरी लहर तो ये सरकार ने न्योता देके बुलाई है। दूसरी लहर आ रही है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं, सारा देश कह रहा है, सारा विश्व चिल्ला रहा है, लोगों की यहाँ तैयारियां हो रही है, लोग वैक्सीन बुक कर रहे हैं, वैक्सीन खरीद रहे हैं, हम वैक्सीन निर्यात कर रहे हैं। लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन निर्यात कर रहे हैं। हम दुनिया में बता रहे हैं कि हमने कोविड पे विजय पा ली है। उसके बाद हमको कुंभ भी करना है, हमको चुनाव भी करवाना है। तमाम लोगों के बोलने के बाद आप वो तमाम चीजें करते गए जिससे इस देश को एक मौत के मुंह पे लोगों के लाख को खड़ा कर दिया। और यही कारण है कि फिर लाशें जलाने के लिए जगह नहीं थी, लकड़ी नहीं थी, गंगा में लाशें बह रही थी। और ये हर राज्य में है, एक ही नहीं है। गुजरात में चिमनी गल गई लाशें जला जला के, ये स्थिति भी हमने देखी है। फिर मरने का आंकड़ा झूठ बोलना, फिर लगातार आप ऑक्सीजन के लिए सर्वोच्च न्यायालय को टास्क फोर्स बनाना पड़ना। लोग ऑक्सीजन से मर रहे थे और आप कह रहे थे कि ऑक्सीजन पर्याप्त है। ये सारी चीजें लोगों के सामने आ गई। किसान का आंदोलन वो अभी भी बरकरार है और किसान के आंदोलन पे सरकार कुछ नहीं कही। और लेटेस्ट यदि, क्योंकि ये अभी सर्वे आया तब तक पैगेसिस आ गया होगा, पैगेसिस को लेके सर्वोच्च न्यायालय में भी जो आज एफिडेविट दिया और जो सरकारी वकील लगातार कहते हैं कि अंतरिक्ष सुरक्षा का मामला है। यदि आपने पैगेसिस खरीदा ही नहीं है और पैगेसिस से कुछ लेना देना ही नहीं है तो फिर अंतरिक्ष सुरक्षा का मामला कैसा है? आप पैगेसिस खरीदा ये बताना नहीं चाहते क्योंकि आपको लगता है अंतरिक्ष सुरक्षा का मामला है, तो आप कहीं ना कहीं इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। और ये चीजें अब एक परसेप्शन बना के रखी है। और लोगों की महंगाई इनकम कम हो गई और महंगाई का जो तड़का लगा, जो पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़े हैं, आज हर आदमी, लोग सोचते हैं कि साइकिल रिक्शा और साइकिल चलाने वाले को क्या है मतलब है पेट्रोल से। ये जब अंध भक्त पूछते हैं तो उनको ये पता नहीं है कि आज धनिया 150 रुपए किलो हो गया है। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है। आज गौशाला वाले चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनको जो घास आती थी किसानों से, किसान तो आज भी फ्री में देने को तैयार है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दुगना हो गया है। हर जगह इस पेट्रोल की मार पड़ी है और वित्त मंत्री ने कल फिर कहा कि किसी भी हालत में पेट्रोलियम में प्राइसेस कम नहीं होगी। लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, इसलिए बढ़ता है कि परचेसिंग पावर बढ़ता है। परचेसिंग पावर बढ़ता है तो क्रय शक्ति बढ़ती है, क्रय शक्ति बढ़ती है तो फिर इसके बाद इनकम बढ़ता है, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ता है। ये जो सर्कल आप बता रहे हो ये एक 5वीं और 4वीं क्लास का लड़का भी बता देगा। लेकिन ये हो रहा है क्या? सरकार, लोगों के पास पैसा है। आरबीआई का रिपोर्ट कहती है लोगों के पास आज भी कैश ज्यादा है नोटबंदी के बाद भी। फिर कैश क्रंच क्यों है? क्योंकि लोगों का विश्वास नहीं है सरकार के किसी इकोनॉमिक पॉलिसी में। लोगों को ये पता नहीं है जीएसटी का जो स्लैब है वो आज रहेगा या नहीं रहेगा। कोई आज माल लाने को तैयार नहीं है क्योंकि जिस माल में ला रहा है वो पड़ता बैठेगी कि नहीं बढ़ती बैठे। किस इकोनॉमिक पॉलिसी पे सरकार स्टेबल रही है? सरकार हमेशा अंडुलेटिंग पॉलिसी रही थी। और इसके ऊपर प्रधानमंत्री कहते हैं तू डाल डाल तो मैं पाक। अरे क्या पत्तों का गेम चल रहा है कि तुमने एक का फेंका तो मैं बादशाह फेंकूंगा? ये सरकार चलाने का मामला है। यहाँ पे सभी जगह पे सरकार कहीं ना कहीं मोर्चे पे फेल होती रह रही है। और जो सबसे बड़ी बात है, 2014 से लेके 2021 तक, कल तक 15 अगस्त के भाषण तक सरकार ने जब भी मुंह खोला है झूठ बोलने के लिए खोला है। ये झूठ एक बार बचा सकता है, दूसरी बार, तीसरी बार, 7 साल तक लगातार झूठ बोलते जाओगे तो सरकार के सामने सरकार नंगी हो चुकी है लोगों के सामने। इसलिए ये रिफ्लेक्शन है। इसमें कोई दूसरे आदमी का बहुत ज्यादा ग्राफ नहीं बढ़ा है, लेकिन जो जननायक था
जो जननायक था उसका स्टीप फॉल है। ये बताता है कि लोगों को कम से कम अब मोदी पे वो विश्वास नहीं रहा जो 1 साल पहले था। ठीक है शरद जी, 44% की गिरावट आई है। मतलब लोगों से सवाल पूछा गया कि अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, तो लोग 66% 1 साल पहले कह रहे थे और आज की तारीख में सिर्फ 24%। ये जो 42% की गिरावट है ये कैटेस्ट्रॉफिक है। क्या इससे प्रधानमंत्री उबर सकते हैं? आपको अपने को अनम्यूट करना होगा शरद जी। सॉरी अशोक, देखिए प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, वो तो जादूगर टाइप के व्यक्ति हैं, क्योंकि वो कौन सी जादुई छड़ी चला दें उसका भरोसा नहीं है, और वो अपने अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसा इन्होंने अशोक ने कहा बिल्कुल सही कि 7 साल से इतना झूठ बोला। शुरू में मैं खुद बोलता हूं कि हम भी सोचते थे कि नहीं आदमी में जो है, चलो गुजरात का बैगेज छोड़ दो, आगे बढ़ना चाहिए आदमी को, लेट्स मूव ऑन, और उसके बाद ये करेगा। लेकिन धीमे धीमे जिस तरह समय के साथ इनका झूठ एक्सपोज होता रहा है, मेरा ख्याल यही कारण है कि आज इतनी ज्यादा गिरावट आई है। और ये जो रीसेंट फेज जो हुआ है, स्पेशली कोरोना रिलेटेड, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा इनको चोट पड़ी होगी उस बात से जब इन्होंने खुल करके ये कह दिया कि कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। ये इनका कहना था। और जिस तरह से इन्होंने तारीफों के पुल बांधे योगी आदित्यनाथ के, क्या कारण था मुझे नहीं समझ में आया। जब ओवरडोज ऑफ तारीफ प्रधानमंत्री करें तो इसके पीछे कुछ दाल में काला भी लगता है। लेकिन कोई कमी नहीं थी जिस तरीके से इन्होंने जिस तरह से तारीफें कर रहे हैं। और ये झूठ, बाकी झूठ आदमी बर्दाश्त कर सकता है कि साहब चलिए नहीं वो जो नोटबंदी हमने इसलिए करी थी, जीएसटी हम इसलिए लाए थे, बाकी तो दुनिया की बातें। लेकिन अब धीमे धीमे, और ये थैंक्स टू सोशल मीडिया जिन्होंने एक्सपोज कर रही है, लोगों के ये भी समझ में आने लगा कि ये किसी पप्पू किसी और को कहते हैं, लेकिन बोलने में और हरकतों में बहुत से काम पप्पू वाले ये खुद करते हैं। जैसे वो रडार वाली बात थी, बालाकोट वाली जी। अब आप देखिए, कोई प्रधानमंत्री के लेवल का आदमी अगर ये कहेगा कि साहब रडार वो बादल थे तो मैंने ही कहा, उसका क्रेडिट भी लिया कि साहब की चले रडार पकड़ेगा नहीं, चले जाओ, यही टाइम अच्छा अटैक करने। इस तरीके की बेवकूफियां की बातें जो करके इन्होंने ये भी जता दिया है कि पप्पू उतना शायद वो नहीं है जिसको ये बोलते हैं, ये खुद उस तरीके के काम कर रहे हैं। तो इन चीजों से जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है जाहिर है गिरा है, क्योंकि ये लोगों को मैंने देखा है, बहुत से इनके जो अंधभक्त थे वो अब धीमे धीमे विड्रॉ कर गए हैं। वो कहते हैं हाँ यार बात तो गलत है, ये झूठ है। और भाई आप कितना झूठ बोलेंगे, आप इकोनॉमी पे इतना झूठ बोलते रहे, आखिरकार आफ्टर ऑल पब्लिक तो सफर कर रही है। और जो प्राइस राइज हुआ है, अलावा कोरोना के जो प्राइस राइज हुआ है, ये जो फैक्टर, इसीलिए मैंने कहा कि जो रिसेंटली जो तमाम डेवलपमेंट्स हैं उनको लेकर के इनका झूठ ज्यादा एक्सपोज हुआ है, और लोगों के समझ में आने लग गया है कि इस आदमी में वो बात नहीं है जिसको समझ करके वो अंधभक्त थे। लोग क्वेश्चन करने लगे, और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, आई एम श्योर इनको। ठीक है कि मेरी इस तरीके से ये हो रही है। ये कैसे हो गया, मुझे तो बड़ा ताज्जुब है। आजकल का जो जमाना है मेन स्ट्रीम मीडिया का, ये अगर आशुतोष कर रहे होते तो हम मान लेते कि ये हुआ है, लेकिन इंडिया टुडे कर रहे हैं। नहीं, वो बैलेंस करते। इंडिया टुडे ये सर्वे दिखाता है और फिर आज तक बता देता है कि इससे भी बढ़िया ज्यादा पॉपुलैरिटी है, वो बैलेंस करते हैं। कार्तिकेय, आप पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, इस जो सर्वे में कह रहा है कि जो बेरोजगारी की स्थिति है 59%, लगभग 60% लोग कह रहे हैं बेहद गंभीर है, और गंभीर लोग कह रहे हैं 24%। इसका मतलब यह हुआ कि 83% लोगों का मानना यह है कि बेरोजगारी की हालत बहुत खराब है। सिर्फ 10% कह रहे हैं चिंता नहीं हो। 10% हर समाज में होते हैं, जिनके पास नौकरियां होती हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं होती। इसका पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या है? आशु सर, इसी से जुड़ा हुआ एक और आंकड़ा देता हूं मैं, फिर उसको बेटर समझा पाऊंगा। जब लोगों से, और पहली बात तो आपके पिछले शो पर यशवंत भाई और संजय सर आए थे और उन्होंने इन आंकड़ों को लेकर कुछ ऐसे डाउट्स खड़े किए। मैं उनको साइड कर अभी ये मान के चल रहा हूं कि ये सर्वे के आंकड़े सही। पहली बात, जब लोगों से पूछा गया कि सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है इस सरकार की, तो जो 2 सबसे लोकप्रिय आंसर थे जिनको मिला के 51% बना, वो थे 370 और राम मंदिर। फिर जब उन्हीं लोगों से पूछा गया
कि कितने कौन सा सबसे बड़ा फेलियर है, सबसे बड़ा चैलेंज है सरकार का, उतना ही परसेंट 52% का आंसर था अनएम्प्लॉयमेंट या प्राइस राइज। अब आप ये सोचो कि लोग इस सरकार को वोट किस लिए कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इस सर्वे में एक जो चीज मुझे दिख रही है, इकोनॉमिक यूफोरिया से इकोनॉमिक रियलिज्म आ गया है। जो जिन भी इंडिकेटर्स की आप बात करें, आत्मनिर्भर भारत की पॉपुलैरिटी कम हुई है, इनकम को लेकर लोगों की, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जो लोगों का आउटलुक है वो वीक है। मतलब मैं आपको बताता हूं आंकड़े, 75% से 80% लोग ये कह रहे हैं कि 2014 से अब तक या तो हमारी आर्थिक स्थिति वही है या इंप्रूव नहीं हुई है, खराब हुई है। लेकिन फिर भी जो, और ये जो लोकप्रियता की बात हो रही है, मैं जरा इसमें एक बात जोड़ दूं आशु सर, 24% मोदी जी का फिगर है, लेकिन हम एक बात भूल रहे हैं, अगर आप बीजेपी का फिगर मिलाओ तो वो 42% बैठ रहा है। 24, 11, 7। कांग्रेस के जो 3 लीडर्स का नाम आ रहा है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, उनका मिलाओ तो वो अभी भी 18% है। तो कल को आप जो भी बीजेपी लीडर प्राइम मिनिस्टर के लिए पिच करेंगे अपना फेस, तो वो जो बाकी 2 लीडर हैं, अनलेस उनके अंदर कोई रिबेलियन हो जाए, फिर तो ये 42% कट जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या वो 42% का चंक उसके पीछे रहेगा जो उनके साथ जाएंगे। मेरे को जो एक बीजेपी के लिए इसमें खतरे की घंटी दिख रही है वो दूसरी है, वो ये है इंटरनल जो नंबर 2 का स्पॉट की फाइट है, वो इस सर्वे के बाद और तेज हो जाएगी, क्योंकि इस सर्वे के हिसाब से यूपी के चीफ मिनिस्टर हमारे होम मिनिस्टर से आगे निकल गए। मेरे हिसाब से बीजेपी के लिए वो सबसे बड़ी एक टेक अवे है इस पर्टिकुलर सर्वे से। बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर आप किसी का कोई भी उठा लीजिए, 2 चीजें, एक तो रियलिज्म आ गया है कि ये सरकार शायद हर चैलेंज को उतने अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकती, और जो अगर आप, मैं जनवरी से कंपेयर कर रहा हूं रिजल्ट्स को, जी और काफी लोगों का ये मानना है कि अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति खराब है, महंगाई में सरकार जितना जनवरी में सक्रिय रूप से रोज दिखाती हुई नजर आ रही थी वो लोगों को उतनी नहीं नजर आ रही है। और साथ में जो मैंने आपको कहा कि लोगों का अगर इनकम आउटलुक देखें तो लोग ये कह रहे हैं, मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं कि अगले कुछ समय में या तो हमारी इनकम घटेगी या उतनी ही रहेगी। तो इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म नहीं है, लेकिन जहां पर ये सरकार स्कोर कर रही है, वो जो पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ रीराइटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, वहां पे स्कोर कर रही है। मैंने आपको बताया कि टॉप 2 अचीवमेंट्स, राम मंदिर 370। आपको मैं 2 और एग्जांपल देता हूं। जब लोगों से पूछा गया कि यूसीसी लाना चाहिए या नहीं, सॉरी 2 चाइल्ड पॉलिसी लानी चाहिए या नहीं, और सेंट्रल विस्टा बनना चाहिए या नहीं, तो मेजॉरिटी ने बोला जी हाँ दोनों पे। तो आप समझ रहे हैं किन तरह की पॉलिसीज के लिए थम्स अप मिल रहा है, और वहीं से ही पॉपुलैरिटी अब भी आ रही है। तो मैं इस सर्वे को उस नजरिए से देखना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक है। विजय त्रिवेदी जी, ये जो सर्वे है, क्या इस सर्वे के बाद प्रधानमंत्री जी के लिए खतरे की घंटी बज गई है? क्या उनके लिए चिंता की लकीरें उनके माथे पर, पेशानी पर आनी चाहिए? जो यदि एक नज़र में देखें उसको, जैसे आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि 66% से 24% पर आया है, तो जाहिर है कि चिंता होनी चाहिए, सभी को चिंता होनी चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को, जो भी लोग उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको चिंता होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कार्तिकेय ने बातों को बहुत बारीकी से, अच्छे से समझाया। तो वो उतनी बड़ी चिंता नहीं होती जितनी बड़ी हम सब लोगों को लग रही है आज। ठीक है, पहली बात, जो असली बात हुई है कि जो लोकप्रियता में कमी आ रही है, वो उसका सही शब्द कार्तिकेय ने भी इस्तेमाल किया कि इकोनॉमी यूफोरिया से इकोनॉमिक रियलिटी पर हम लोग आए हैं। तो यूफोरिया से रियलिटी पर आते हैं तो जाहिर है कि लोकप्रियता कम होती है, क्योंकि इकोनॉमिक रियलिटी आदमी को निजी तौर पर असर डालती है। महंगाई जो है वो आपकी पॉकेट पर सीधा असर डालती है, तो वो पॉकेट जब कटती है तो दिमाग पर भी असर पड़ता है। बेरोजगारी का असर, जिसका बहुत बड़ा मामला है, मतलब इतनी चिंता, इतना बड़ा विषय है, मुझे नहीं लग रहा था कि बेरोजगारी इतना बड़ा विषय हो गया, क्योंकि अभी तक बार बार वो टल रहा था। तो वो 80% करीब लोग यदि बेरोजगारी को लेकर चिंतित हैं तो वो बहुत बड़ा विषय है, और वो उस लोकप्रियता को कम करने में बहुत उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी, पहली बात। लेकिन दूसरी तरफ उसको देखें तो इलेक्शंस जो हमारे हैं वो हमेशा इकोनॉमिक इश्यूज पे नहीं लड़े जाते। खासतौर से हम पिछले 10 साल 20 साल देखें तो वो इकोनॉमिक की बजाय जो आपके जो इमोशनल इश्यूज हैं या राष्ट्रवाद अभी जिसे आप कह रहे हैं वो चल रहा है। तो वो 52% उनके पास हैं, सपोर्ट मिला उनको धारा 370 पर भी और राम जन्मभूमि पर भी।
फिर 2 बच्चों की जो पॉलिसी की बात हो रही है उस पर भी उनको काफी वोट मिला है, और सेंट्रल विस्टा जिसको लेकर सरकार की बड़ी आलोचना हुई उसको लेकर भी हो रहा है। तो यदि इलेक्शन को देखें तो इलेक्शन के इमोशनल इशू पर नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो 52% वोट, टोटल वोट को देख लें, 1 मिनट बोलूंगा कि यदि अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ तीनों को मिला लें तो उनके पास 42% वोट है, और वो तीनों वोटर एक ही खाते में जाने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही कि वहां पर लीडरशिप का क्राइसिस होने वाला है 2024 के लिए। मतलब नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, बाकी कितना बदलता है कितना नहीं बदलता ये अभी नहीं कहा जा सकता। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी है, तो इसका मतलब उनके पास 42% वोट है। दूसरी तरफ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के पास 18% वोट है। तीसरी तरफ मोदी के मुकाबले में यदि देखें तो राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी तीनों का टोटल वोट 26% है। तो वो करीब करीब तीनों का वोट मिलकर भी नरेंद्र मोदी की आज की लोकप्रियता के बराबर है। सीटों की संख्या में भी आप देखें तो आपने लिखा 269, मतलब इंडिया टुडे के सर्वे में 269 सीट है, तो 269 272 में कोई बहुत फर्क हो ऐसा मुझे नहीं लगता। तो कोई इतना बड़ा खतरा हो जाए जिसे हम आज चैलेंज के तौर पर, लेकिन ये वार्निंग सिग्नल के तौर पर हो सकता है कि सरकार को अपनी नीतियों में, अपने कामकाज में, अपने तौर तरीकों में बदलाव की जरूरत है, और जनता उसी तरह से उसको, वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। ये एक वार्निंग सिग्नल मुझे इसमें लगता है। बिल्कुल। मैं आलोक के पास जाऊं उसके पहले एक बार मैं दोबारा मैं कार्तिक के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स का मामला है उसमें बड़ी जिम्नास्टिक्स बहुत ज्यादा होती है। ये जो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जोड़ के जो 42% आपने बताया वो सच है, लेकिन जब इसी सर्वे में पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी को कितना प्रतिशत वोट मिलेगा तो 34%, यानी कम से कम 3% की तो साफ गिरावट नजर आ रही इस वक्त। तो 42% में ट्रांसलेट नहीं हो रहा, वो 34% में आके रुक जाता है। मेरा सवाल इस बात को ये लेके कि स्टैटिस्टिक्स का सिद्धांत कार्तिक क्या कहता है कि अगर एक बार कर्व अगर नीचे की तरफ जाना शुरू होता है इतने कैटास्ट्रॉफिक लेवल पे, तो उसमें क्या रुकावट दिखाई पड़ती है, दिखाई नहीं पड़ती? कार्तिक, अगर आपको मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? मुझे लगता है कार्तिक से हमारा संपर्क टूट गया है। आलोक, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? ये जो आप अपने को अनम्यूट करिए। दरअसल 42% की गिरावट ये कैटास्ट्रॉफिक है। वोटों में कितना ट्रांसलेट करता है वो एक अलग सवाल है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अगर 66 से आके 24 पे आ जाए तो ये कैटास्ट्रॉफिक मैं इसको मानता हूं। नहीं है, ये बहुत भयानक गिरावट है जिस तरह से आपने कहा ये, और ये जो मतलब आपने कहा नहीं, ये जिस तरह से सर्वे में आया है उस हिसाब से बहुत बड़ी गिरावट है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब तक के जितने पोल होते थे तो एक तरह से जब हम लोग अमिताभ बच्चन सुपरस्टार का हिसाब लगाते हैं फिल्मी दुनिया में तो कहते हैं ना कि मतलब 1 से 9 तक वो हैं, उसके बाद 10 में सारे जोड़ लिए जाएं। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति लगभग वो थी, अभी तक के पिछले सारे सर्वे देख लीजिए, किसी दूसरे तीसरे का जिक्र कहाँ होता था। इस बार दूसरे तीसरे का जिक्र इस अंदाज में हो रहा है कि साहब योगी आदित्यनाथ अमित शाह से आगे निकल गए, लेकिन वही योगी आदित्यनाथ जब चीफ मिनिस्टर्स की रैंकिंग होती है तो कहाँ खड़े हैं वो देखिए, वहां उनसे आगे कौन कौन है। तो कहानी बहुत सिंपल नहीं है, और ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब ये आंकड़ों में गिरावट आनी शुरू होती है तो वो उसको आसानी से रोका नहीं जाता है, मतलब वो उसको रोकना बहुत आसान नहीं होता। लेकिन एक और चीज है जिस पे आपको नजर डालनी चाहिए कि जो इश्यूज हैं उन इश्यूज पे, यानी जो सबसे बड़ी चिंता आज की तारीख में लोगों को दिख रही है, वो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की तारीख में थोड़ी राहत देने वाली चीज है जब आप उसको जनवरी से कंपेयर करते हैं। जैसे आज की तारीख में आप देखेंगे तो साहब बेरोजगारी बहुत गंभीर समस्या है, 59% लोग कह रहे हैं, 24% कह रहे हैं सम व्हाट सीरियस है। लेकिन जब आप इन्हीं आंकड़ों को कंपेयर करिए पिछले सर्वे के साथ, वो आंकड़े आपके पास सामने हैं या नहीं मुझे नहीं पता, और मेरे पास भी क्योंकि मुझे स्क्रीन पे ही निकालने पड़ रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ जो चिंताजनक चीजें हैं जैसे कोरोना है, बेरोजगारी है, इन पर आप देखिए जनवरी के मुकाबले जब अगस्त में आते हैं तो राहत दिख रही है, यानी कम लोग चिंतित थे उन चीजों को लेके जिनको लेके जनवरी में ज्यादा लोग चिंतित थे। और चिंता बढ़ी हुई कहाँ है? महंगाई को लेकर, पेट्रोलियम की महंगाई खास तौर पर। तो वो जो महंगाई का मामला है वो फ्रंट मेरा ख्याल है बहुत
दिक्कत देने वाला नहीं होता है, उसको एड्रेस करना संभव होता है। लेकिन एक और चीज अब इसके साथ आती है कि इस सरकार का आप अगर हिसाब देखें, क्या ये चीजों को जनता की नजर से एड्रेस करने की सोचते हैं कभी? ये किसी चीज को एड्रेस करने के मूड में दिखाई नहीं पड़ते हैं। आज ही अखबारों में जो हेडलाइन आपने पढ़ी हो वित्त मंत्री के हवाले से कि साहब ये मनमोहन सिंह जी छोड़ गए सारा, और अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की कोई गुंजाइश नहीं है। आप सोचिए कितनी पेट्रोल पे एक्साइज लग रही है, ये आंकड़ा कितनी बार घुमाया जा चुका है। आप कहते हैं कि 7 साल आपकी सरकार चल चुकी, इसके बाद आपको होश आ रहा है कि मनमोहन सिंह ऑयल बॉन्ड छोड़ गए थे। आप अब कह रही हैं कि हमको 7 साल पहले एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए था कि पिछली सरकार ने कितना रायता फैलाया हुआ है। ये रायता ढूंढने में जिसको 7 साल लग गए, आप समझिए उसको समेटने में कितना समय लगेगा। तो इसलिए ये चीजें एड्रेस करना, मुझे लगता है महंगाई एड्रेसेबल है, लेकिन जो लोग वहां बैठे हैं जिनके हाथ में ये जिम्मेदारी है, क्या वो एड्रेस कर पाएंगे, इस पर बहुत शंका होती है आज का हाल देख के। और अब इसके साथ आप देखिए दूसरे नंबर अगर देखना शुरू करिए तो राहुल गांधी का नंबर बढ़ा है, योगी आदित्यनाथ का नंबर बढ़ा है, अरविंद केजरीवाल का नंबर बढ़ा है, ममता बनर्जी का नंबर बढ़ा है, अमित शाह का भी नंबर बढ़ा है, सोनिया गांधी का नंबर बढ़ा नहीं है, कम हुआ है, प्रियंका गांधी का बढ़ा है। और ये इतना जोड़ा और 3 पार्टी के 3 लोग जुड़ गए और 42% हो गया। राजनीति ऐसे चलती नहीं है, वरना तो गठबंधन एकदम क्लीन स्वीप मार देते। जैसे ही गठबंधन हो जाए अभी सारे लोग मिल के बैठ जाएंगे और कहेंगे मार दिया भाई क्लीन स्वीप, क्योंकि 269 सीट यहीं अगर बीजेपी आ गई है इस सर्वे में, जिस सर्वे को आप समझते होंगे जब इन न्यूज रूम्स में लोग बैठते हैं, सर्वे की फाइंडिंग्स आती हैं और उसके बाद वो उनको क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, नॉर्मलाइज किया जाता है। तो एक तरह से थोड़ा कोशिश की जाती है कि ऐसा झटका न लग जाए। जोर का झटका धीरे से लगाने के बाद यहाँ पहुंचा है, तो अगर असली खुल जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा पता नहीं है। ठीक है, और गिरावट रुकेगी बहुत जल्दी, इसके आसार दिख नहीं रहे हैं। बिल्कुल, जो आप नॉर्मलाइजेशन का जिक्र कर, जिससे कि आप नॉर्मलाइजेशन का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल उसके एक तरीके से डेटा को रैशनलाइज किया जाता है। वो जो डेटा आता है उसके बाद जो पॉलिटिकल इनपुट होता है, सोशल इनपुट होता है, उसके आधार पे कहा जाता है कि भाई ये डेटा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, इसको हम इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर लेते हैं। जो आप जनवरी का जिक्र कर रहे थे, दरअसल मेरे पास डेटा है कि जनवरी 2021 से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 38% थी, मतलब प्रधानमंत्री के तौर पर जो चॉइस थी लोगों की 38% थी। अगस्त 2020 में 66% थी और अगस्त 2021 में 24%, यानी जनवरी से लेकर अगस्त के बीच में भी 14% की गिरावट आई है। कार्तिक, मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल बहुत ही स्पष्ट है। सवाल ये है कि जो डेटा हमारे सामने उपलब्ध है, ये डेटा अगर इसकी सबसे बड़ी थियरी अगर हम सोचे तो क्या उसके लॉस ऑफ फेथ, जो गिरावट, ये नहीं कि योगी की लोकप्रियता बढ़ गई, राहुल गांधी की बढ़ गई, एक प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में 44%, अगर 42% अगर डेटा गिरता है, नीचे की तरफ जाता है, तो ये टोटल लॉस ऑफ फेथ है। क्या इससे ऊपर आने की संभावना दिखती या नहीं दिखती? और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले बार आपको याद होगा रॉयटर की स्टोरी आई थी, सी वोटर ने सर्वे किया था, उसमें भी 64% से गिर के 37% पर आया था। तो ऐसा नहीं है कि ये अचानक ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है नीचे जाता हुआ और उठता हुआ नहीं नजर आता। कार्तिक, आशीष सर सॉरी, पहले तो पावर कट हो गया था इसलिए मैं कनेक्शन टूट गया था। It's okay, हाँ। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि लॉस ऑफ फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ। हमको ये समझना पड़ेगा डेटा कलेक्ट कब हुआ है। अगले 6 महीने में यूपी का चुनाव है, हमको ये समझना पड़ेगा कि यूपी के चीफ मिनिस्टर नेचुरली लाइमलाइट में भी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको प्राइम मिनिस्टर भी लाइमलाइट में लेकर आ रहे हैं, बिकॉज यूपी इज अ क्रिटिकल स्टेट फॉर देम। तो क्या वो वोटर के साइकी को इन्फ्लुएंस कर रहा है? यू कांट रूल दैट आउट। मुझे क्या लग रहा है कि लॉस ऑफ फेथ से ज्यादा चेंज ऑफ फ्लेवर, कि सब अमित शाह ले लीजिए, योगी जी ले लीजिए, मोदी जी ले लीजिए, आइडियोलॉजी सबकी सेम है, सबका मतलब जो एक व्हाट दे स्टैंड फॉर लगभग सेम ही है, उनका तरीका अलग हो सकता है, कोई बेटर ओरेटर है, कोई इतने अच्छे ओरेटर नहीं है, तो वो उसी अम्ब्रेला में रहकर ऑप्शन स्विचिंग दिख रही है मुझे। लेकिन मुझे इसमें एक रोल उस चीज का भी दिख रहा है कि इस साल नेचुरली किसको ज्यादा प्रोमिनेंस मिल रही है। जो दूसरी बात आपने कही, क्या ये उठ सकता है? उठ सकता है। हमने ये 2019 इलेक्शन से पहले भी देखा था, बालाकोट से पहले जो रेटिंग डाउन थी वो इमीडिएटली बम्प कर गई। अब क्वेश्चन ये है
कि अगर आपको कोई एक ड्रामेटिक इवेंट के थ्रू या कोई ड्रामेटिक अनाउंसमेंट के थ्रू उसको पिकअप करवाना है तो उसकी सही टाइमिंग क्या है। रिसर्च मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च ये कहती है कि लोगों को सिर्फ वही चीजें याद रहती हैं, वही स्कीम याद रहती है जिसका सबसे ज्यादा अमाउंट होता है या जो सबसे एंड में आती है इलेक्शन से पहले। तो उस ड्रामेटिक अगर एक चीज लाना चाहते हैं आप बम्प करने के लिए तो उसकी टाइमिंग आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है। वो होगा तो जरूर, पर वो कब होगा। अगर आप चाहें तो मैं विपक्ष पर एक बात बोलना चाह रहा था, बट अगर आप चाहें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ऑपोजिशन को लेकर सामने आई। आप देखिए मनमोहन सिंह एक्टिव पॉलिटिक्स, आप उनको एक्टिव पॉलिटिशियन मानेंगे या नहीं मैं नहीं जानता, मैं उनको एक एक्टिव पॉलिटिशियन अब नहीं मानता। लेकिन अगर आप ऑपोजिशन में जो टॉप के नॉन गांधी लीडर्स का नाम देखें, सचिन पायलट, मनमोहन सिंह, दो ऐसे नाम जो स्ट्राइक करते हैं। और इन जनरल भी मनमोहन सिंह को लेकर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट और पॉपुलैरिटी सर्वे में दिख रही है। और ये स्टोरी कहां टाई करती है, वो लोग जिनकी क्रेडिबिलिटी पब्लिक में है वो लोग अभी भी इस सर्वे में एक्सेप्ट हो रहे हैं ऑपोजिशन से। मनमोहन सिंह क्रेडिबिलिटी उनकी एजुकेशन से थी, उनके प्राइम मिनिस्टर के टर्म से थी कि उन्होंने एक बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से इतने अच्छे पदवी उन्होंने जो हासिल की। सचिन पायलट की जो क्रेडिबिलिटी है वो कुछ तो मीडिया बिल्ट है, बट कुछ उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी है जो राजस्थान में उन्होंने जो काम किया। यहां पर ऑपोजिशन और स्पेशली कांग्रेस के लिए एक मैसेज है कि क्रेडिबिलिटी डेवलप करें, मुद्दे बहुत सारे हैं टैप करने के लिए। ये सर्वे मुझे ऑपोजिशन की क्रेडिबिलिटी क्राइसिस के बारे में भी बहुत कुछ बता रहा है। अशोक, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं अभी कार्तिक ने जो अभी पूरा बताया है उन्होंने अपने हिसाब से एनालिसिस किया। तो ग्लास इज ऑलवेज फुल, ग्लास इज ऑलवेज एम्प्टी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर, या उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा और 370 इसमें 54 लोग सरकार के साथ हैं, 54%। इसका मतलब सरकार के साथ लोग हैं, लेकिन बेरोजगारी में 80% लोग सरकार के साथ नहीं है। तो क्यों हम उस आंकड़े को क्यों नहीं माने सरकार के खिलाफ लोग हैं करके? यदि हम किसी को कल राहुल गांधी के बारे में सवाल पूछे कि राहुल गांधी की अचीवमेंट क्या है, तो वो अचीवमेंट ये आएगी कि राहुल गांधी ने कोविड की पहले ही बताया था घर खराब होगा। दूसरी, क्योंकि भाई पूरे इसमें आप कितने भी नकारा लीडर हो, यदि राहुल गांधी की अचीवमेंट ही पूछना है तो दो तो अचीवमेंट कोई निकल ही आएगी गिरे हुए हालत में भी। यदि उसको आप ज्यादा परसेंटेज देते हो तो वो आपका लाइफ टाइम नहीं करता। आज 370 ठीक है। आज यदि आपने पूछा कि इनकी अचीवमेंट क्या है, इनकी अचीवमेंट होनी चाहिए थी कि बेरोजगारी खत्म कर, तब समझ में आता था कि इन्होंने एक नया देश बनाया। आप सेंट्रल विस्टा बना के आप यदि ये बोलते हो कि लोगों के घर में रोटी आ जाएगी, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा कि 54% लोगों के नरेंद्र मोदी की ये डिसीजन को अच्छे मानते हैं, लेकिन 80% लोग ये मानते हैं कि वो बेरोजगारी फैलाने में सबसे आगे रहे। तो वो 80% इंपैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? दूसरी बात सचिन पायलट की राजनीति में, अभी इसके पहले मैं योगी पे आता हूं। योगी का स्टेक क्यों बढ़ा? वो इसलिए नहीं बढ़ा कि प्रधानमंत्री जी ने योगी को बहुत कहा, इसलिए कि बीजेपी में पहली बार कोई नेता नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हुआ और अपना झंडा गाड़ के खड़ा हो गया कि मैं वही करूंगा जो मुझे चाहिए। तो उससे एक क्रेडिबिलिटी बीजेपी के अंदर बढ़ गई कि जो मोदी से नाराज है उनको लगा एक तो आदमी है जो मोदी के खिलाफ बोल सकता है, इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी। बाकी लोग ये तो धीरे धीरे चल रहे हैं, इधर नहीं तो उधर। मैं राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी को, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी को बहुत ज्यादा जब्त नहीं मानता। ममता बनर्जी ने जो अभी किया है उससे बता दिया उसने कि वो ममता बनर्जी क्या है। लेकिन फिर सचिन पायलट पे यदि हम आए, सचिन पायलट की क्रेडिबिलिटी मीडिया फील्ड ज्यादा इसलिए मैं मानता हूं क्योंकि सचिन पायलट और यदि मुझे सिंधिया के बीच में तय करना होगा तो मैं सिंधिया को बड़ा नेता मानता हूं क्योंकि उसने सरकार गिराई और नई सरकार बनाई। सचिन पूरा जोर अभी भी लगा रहे हैं लेकिन वो एमएलए इकट्ठा नहीं कर पाते। तो जिसके अपने पार्टी के एमएलए में ही साथ नहीं है वो आदमी आप कैसा बोल सकते हो कि वो उसकी पॉपुलैरिटी की वो देश में सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, जब आप बीजेपी की सारी टोटल करते हो, यदि मुझे टोटल करना है तो मैं बीजेपी में से मैं फिर मोदी और अमित शाह को जोड़ूंगा, लेकिन योगी को साइड को रखूंगा। योगी की पॉपुलैरिटी इसलिए बड़ी है कि उन्होंने मोदी को अपोज किया। दूसरी बात, विजय जी कह रहे थे कि 269 270 कोई बड़ा फिगर नहीं, बीजेपी के लिए 2-4 लोग इकट्ठा करना जरूरी नहीं है। लेकिन क्या वैसी स्थिति में नरेंद्र मोदी सरकार चला पाएंगे? जहां 2 की और 4 की मेजोरिटी होती है, नरेंद्र मोदी को वो सरकार चलाने की आदि नहीं है। वो अपने मन से सरकार चलाने की बात करते हैं, और जहां 2-4
जहां एनडीए का फैक्टर हावी होगा सरकार बनाने में, वहां फिर मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी का प्रधानमंत्री का एक्सेप्टेंस होगा, ये भी बड़ी बात है। और जब बीजेपी के अंदर ही कई लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन आज मुंह खोलने की ताकत नहीं है, लेकिन जब आप 269 पे आते हो तो वो भी सर उठाना शुरू कर देते हैं। फिर वो भी बोलते हैं कि नहीं भैया, ये तो तकलीफ तो हमको हो गई है, ये हम आप आज 3 से 269 पे आ गए तो तकलीफ तो है, किसी के कहने की तो आ गए। तो ये तमाम चीजें आपको उस एंगल से देखना पड़ेगा, इसको पॉलिटिकल, ये आंकड़ों का खेल नहीं है। सही कहा आलोक जी ने कि आपने सब टोटल कर दी और आपको लगा कि आपने सत्ता में आ गए, ऐसी सत्ता ही नहीं मिली। ऐसा देखा जाए तो ममता बनर्जी को इतनी सीटें मिलनी ही नहीं चाहिए थी बंगाल। ठीक है, तो आप ये देखो कि लोगों की नाराजगी 80% बेरोजगारी को लेके है, वो मेरे लिए चिंता का विषय है। मेरे लिए सेंट्रल विस्टा और 54% लोग सेंट्रल विस्टा और ये अच्छी काम बोलते हैं, ये मायना नहीं रखते, क्योंकि हर नेता के बारे में पूछोगे तो 2 ऐसे काम तो बता ही देगा हर नेता। यहाँ जितने भी दावेदार है उनमें से हर एक के 2 काम तो निकल ही जाते, जिसमें 50% 60% लोग बोलेंगे इन्होंने ये 2 काम अच्छे किए। ठीक है अशोक, मैं कार्तिक में आपके पास बात में आऊंगा, पर शरद जी जो बात कार्तिक ने सवाल उठाया वो सवाल महत्वपूर्ण इस बात को लेकर ये है क्योंकि ये सरकार आइडियोलॉजिकल सरकार है, ये इस सरकार की ताकत इसकी विचारधारा है। और जो इन्होंने धारा 370 के मसले पे किया है या राम मंदिर के मसले पे किया है, वो इनके समर्थकों में ऊर्जा भी भरता है और ये कहता है देखो हम ये करने के लिए आए थे और हमारा ये लक्ष्य था, इसीलिए वो लोग कहते हैं कि 100 रुपए पेट्रोल भी हम देंगे लेकिन राम मंदिर वही बनाएंगे। तो उसको डिस्काउंट नहीं किया जा सकता। नहीं, बिल्कुल मैं फुल्ली एग्री विद दैट कि जो उस बात को डिस्काउंट नहीं किया। देखिए, इसीलिए मैटर करता है इस तरह के सर्वेज में कि सवाल क्या पूछे गए, वो उस पर बहुत, क्योंकि सारा दारोमदार उसी पर है कि अगर आपने वो जो कुछ और इश्यूज हैं जो आपने रेज ही नहीं करे तो आएगा ही नहीं पब्लिक का व्यू पॉइंट। और इस मामले में ये बात सही है कि 370 और मंदिर को इग्नोर नहीं किया जाता, इशू में लाया गया और उसकी वजह से मुझे लगता है उसकी वजह से भी जो है वो यहां तक पहुंचे, और वो अगर नहीं होते तो शायद 24% से भी कम हो जाता। आप ये सोच के रख। और योगी आदित्यनाथ का जो देख रहे हैं आप सडन इजाफा हुआ है, वो उनके जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसको भी क्रेडिट जाता है। इस पे मत जाइए कि उनके काम कैसे हैं, लेकिन शर्तिया और सारे वो इश्यूज हैं जो एग्रेसिव हिंदुत्व इंडिकेट करते हैं, उनका जो राइज है वो एक फैक्टर ये भी है, जो ये कह रहे हैं अशोक वांगटे, वो फैक्टर ठीक है कि वो AK शर्मा के बारे में को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने ना कर दिया, मोदी की ख्वाहिश पूरी नहीं करी, वो फैक्टर है। लेकिन साथ ही साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और जो यू नो कॉमन लेवल पे वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस करते हैं वो चीजें, और वो है शहरों के नाम बदल देना, अग्रेसिव हिंदुत्व तरह से की बात खुल करके बोलना, एंटी मुस्लिम बात करना, क्योंकि उनकी इमेज एक उस तरीके की है जो इन द रियल सेंस जिसे हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बड़ा फर्क है तो सब जानते हैं। तो वो जिस तरह से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई है और उसी के बिना पे वो जो अपने आप को, और अच्छा ये पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं जी, ओवर्टली नहीं, लेकिन सबको मालूम है कि किस तरीके से जो है। और अब वो जो पॉपुलेशन का इशू जिस तरीके, अच्छा उनका हर मूव इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लव जिहाद, ये फैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। और आई एम श्योर उनके सवालों में लव जिहाद एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा होगा, काउ स्लॉटर रहा होगा, नहीं तो इतना इजाफा होने का और कोई लॉजिक नहीं है। तो इससे ये भी इंडिकेट करता है कि किस तरफ लोगों का माइंडसेट किधर है। लेकिन जो सरप्राइजिंग पार्ट है वो राहुल गांधी का 2% अगर इंक्रीज हुआ है, वो कैसे हुआ है, बड़ा माइंड बॉगलिंग है कि किन रीजन से हुआ है। इससे एक और चीज इंडिकेट करती है कि लोगों में वो जो एक बैलेंस था, और जो लोगों में धीमे धीमे इससे ये जो इनकी आइडियोलॉजी है उससे लोग ड्रिफ्ट करने लगे हैं। वरना अदरवाइज कोई राहुल गांधी का कोई फैक्टर नहीं, कोई रीजन ही नहीं है कि इंक्रीज जरा सा भी हो, मार्जिनल इंक्रीज भी हो, कोई आप बताइए कोई रीजन है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि किस तरीके से ये क्या सवाल रेस करेंगे इन इश्यूज इनको बनाने में। और ये मत भूलिए कि मेरा मानना है, बड़ी जमीनी चीज मैं कह रहा हूं
कि ये फैक्टर, ये जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, ये बहुत मैटर करती है। और माइंड यू, जिस तरीके से यूपी गवर्नमेंट की एडवर्टाइजिंग है हिंदुस्तान में कहीं किसी की नहीं, जिस तरीके से उसका इम्पैक्ट पड़ता है, द काइंड ऑफ मनी जिस तरीके से खर्च किया जाता है उनके एडवर्टाइजिंग में। आप सोचिए, लखनऊ से लेके बैंगलोर और चेन्नई कहीं चले जाइए और बम्बई चले जाइए, सब जगह होर्डिंग्स लगी हैं, तो उसका असर पड़ता है। ठीक है विजय जी, ये जो सवाल है, इस जो जिस तरह शरद जी ने और अशोक वानखेड़े ने इशारा किया है कि भाई राम मंदिर का मुद्दा तो चलो ठीक है, वो आपकी वैचारिक विचारधारा का सवाल था, लेकिन जो लोगों की जिंदगी में रोज तकलीफें देंगी कि जब बेटा बेरोजगार हो जाएगा, बेटी बेरोजगार होगी, खाने में उनकी आय दिन प्रतिदिन घटेगी, तो इस पर अगर फौरन कार्रवाई नहीं की गई, इसको अगर फौरन दुरुस्त नहीं किया गया, और जबकि इस सर्वे साफ तौर पे कहता है कि लोगों को ये उम्मीद नहीं है कि 2024 तक इन मुद्दों में कोई सरकार कोई बेहतरी कर पाएगी। ये भी इस सर्वे की एक खास बात है। मैं वो डेटा आपके सामने रख देता हूं कि जब लोगों से पूछा गया तो लोगों ने इस सवाल का जवाब दिया, और उसमें ये उम्मीद उनको नहीं है कि बेहतर कर ले जाएंगे, उसकी संख्या बहुत बड़ी है। तो क्या वो मुद्दे हावी नहीं होंगे राम मंदिर के ऊपर और धारा 370 के ऊपर? अशोक जी, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि हम ये जो डिबेट कर रहे हैं आज इस सर्वे पर इंडिया टुडे के, एक तो मेरे को इंडिया टुडे के सर्वे को क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने किया, मैं उनकी ईमानदारी पर शक करने का कोई अधिकारी नहीं, जो भी उन्होंने किया है, ठीक है ना, और उसके अकाउंटेबल वो लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हम जो डिबेट कर रहे हैं, क्या हम आइडियोलॉजिकल डिबेट कर रहे हैं या फैक्चुअल डिबेट कर रहे हैं? दोनों में बहुत फर्क है। अगर हम आइडियोलॉजिकल डिबेट कर रहे हैं तो फिर सब बातें ठीक है जो आप कर रहे हैं, शरद जी कर रहे हैं, अशोक जी कर रहे हैं, या सब लोग, कि हमें ये पसंद नहीं है, इस सरकार को ऐसे ऐसे करना चाहिए, बेरोजगारी ठीक करनी चाहिए, महंगाई खत्म करनी चाहिए, ये मुद्दा करना चाहिए, लव जिहाद पे बात नहीं करनी चाहिए, ये सब आइडियोलॉजिकल डिबेट के हिस्से हैं, ठीक है। लेकिन फैक्चुअल डिबेट का हिस्सा दूसरा है। फैक्चुअल डिबेट का हिस्सा हमें पसंद नहीं है। फैक्चुअल डिबेट यह है कि बेरोजगारी सब, आइडियोलॉजिकल डिबेट का हिस्सा है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो गंभीर मुद्दा है और 80% लोग जब उस पर चिंता कर रहे हों। लेकिन फैक्चुअल डिबेट क्या है कि पूरी मोदी सरकार, पूरी बीजेपी सरकार इमोशनल और जो विचारधारा जो है उसके प्लैंक पर चल रही है। हमें पसंद हो नहीं पसंद हो ये अलग इशू है, लेकिन वो चल उस पर रही है। आप सोचिए 2016 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। मैं उत्तर प्रदेश में घूम रहा था, लोग बैंकों के बाहर लाइनें लगाकर खड़े थे और परेशान थे, और सब लोग कह रहे थे कि हर घर में ऐसा हो गया। और 2017 में 325 सीटें मिलती है, 312 सीटें मिलती हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने उन लोगों के खिलाफ ये फैसला किया है जिनके पास बहुत सारा ब्लैक मनी, वो विचारधारा का मुद्दा था। फिर 2019 का जिक्र जैसे अभी आपने किया, कार्तिकेय ने किया, शरद जी ने भी किया, कि जो पुलवामा में हुआ या जो बालाकोट में हुआ उसकी वजह से, तो वो भी एक विचारधारा का मुद्दा था। फिर 370 और राम जन्मभूमि भी विचारधारा का मुद्दा है। फिर 2 बच्चों की जो पॉलिसी है वो भी अभी मोटे तौर पर विचारधारा का मुद्दा है। तो यदि विचारधारा के मुद्दे पर चलने वाली पार्टी है तो फिर ये सारे इशू इलेक्शन तक आते आते बहुत बड़े इशू के तौर पर असर नहीं डालेंगे। बड़े इशू होते हुए भी, मैं इलेक्टोरल रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ, उनके इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये ऐसा होगा। और जैसे कार्तिकेय ने जिक्र किया कि 2024 के इलेक्शन से पहले क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, सरकार क्या इमोशनल प्लैंक को लेकर आती है, वो एक अलग चीज होगी जिस पर होगा। लेकिन 2 बातें महत्वपूर्ण है, एक 66% से 34% पे आना एक बड़ी गिरावट है, उसकी चिंता सरकार को होगी ही, खासतौर से प्रधानमंत्री को इस बात की चिंता होगी। लेकिन दूसरे नंबर पर कोई नहीं है। और राहुल गांधी के लिए मैं बात बताऊं, आप इस सर्वे में एक चीज जो मुझे समझ में आई, मैं पढ़ रहा था पूरा का पूरे सर, कि जो तीनों लोग हैं, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तीनों ऐसे लीडर हैं जो सीधे प्रधानमंत्री पर अटैक करते हैं। इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी पर बहुत फायदा हुआ है, जो भी हुआ, जो 2% हुआ, 4% हुआ। राहुल गांधी लगातार तमाम गाली गलौज सबके बाद भी, ममता बनर्जी भी वही है, अरविंद केजरीवाल भी वही है। और यदि योगी आदित्यनाथ को भी जोड़ें जैसे सब लोग कह रहे हैं, तो वो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं कि नहीं, ये वो अलग इशू है। तो इसलिए उनकी भी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। तो ऐसा ये भी एक चिंता का विषय हो सकता है कि जो लोग उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, अगर वो लोकप्रिय हो रहे हैं तो वो उनकी लोकप्रियता की गिरावट का कारण हो सकता है। तो हमें इस डिबेट को थोड़ा समझना पड़ेगा
कि यदि हम सर्वे के फैक्चुअल पॉइंट्स पर चर्चा करें तो अलग तरीके से होगी, यदि हम इसको आइडियोलॉजिकल डिबेट करेंगे तो फिर अलग होगा, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिबेट में सारे इश्यूज बहुत वो तरीके से चलते। आलोक जी, समय बहुत कम है बचा हमारे पास। सवाल इस बात को लेकर है जो जिस ओर विजय जी इशारा कर रहे हैं, उस सवाल को अगर मैं बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से आपसे पूछूं, और उसका बहुत सिंपल सी बात है, 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट मिले, 2014 के चुनाव में 31% वोट मिले। इस सर्वे के हिसाब से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को 34% वोट मिल रहा। 2014-2019 दोनों समय जो अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स था वो बिल्कुल गायब था। आज की तारीख में अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। वैसे में ये जो विचारधारा के सवाल है और फैक्चुअल दूसरी बातें हैं, कितना स्टैंड करेंगे इसमें? नहीं, मुझे लगता है आशुतोष कर सकते हैं वो, इसमें कोई शक शुबा नहीं रखना चाहिए कि वो जो विचारधारा का सवाल है जिनके दिमाग में है, वो उनमें से कई लोग आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे जाइए या अपने मित्रों में, परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखिए, पता चल जाता है कि वो सवाल कितने महत्वपूर्ण सवाल हैं। लेकिन फिर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वही सवाल सामने से भी महत्वपूर्ण है, और वही आदमी जो एक दिन आंख पे पट्टी बांध के आपके समर्थन में घूम रहा होता है, जिस दिन उसका दिमाग फिरता है उस दिन वो उसी तरह आंख पे पट्टी बांध के आपके विरोध में भी घूमने लगता है। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है जो कार्तिकेय ने कही, मैं भी कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा कोई चमत्कार कर दें कि एकदम से आप पासा पलट दें तो अलग बात है, वरना जो आपकी लोकप्रियता में गिरावट आ रही है और आपकी गिरावट का अर्थ है कि दूसरों की थोड़ी थोड़ी भी बढ़ती दिख रही है, तो वो साफ है कि दीवार पे इबारत क्या लिखी हुई है। अब अगर आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ना नहीं चाह रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आपने कोई मास्टर स्ट्रोक तैयार कर रखा है तो फिर मुझे लगता है आपको इन सब चीजों की परवाह करने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन मास्टर स्ट्रोक हर बार चल जाएगा, ये बिल्कुल वही सवाल है कि भाई काट के हांडी कितनी बार चढ़ेगी। बट आलोक, एक चीज और भी है, पिछले दिनों याद होगा विजय त्रिवेदी जी ने वो खबर दी थी कि अब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को राज्यों के चुनाव में चेहरे के तौर पर पेश नहीं करेगी, और यहाँ से 3 महीने कम से कम 2 महीने पहले पुरानी खबर है, 2 महीने पहले की बात। ये रियलाइजेशन उनको तब से क्या नहीं हो रहा? ये सर्वे तो आज आया, इसका डेटा तो हमारे पास आज है, जबरदस्त गिरावट आई है। ये बात मैं कहूंगा कि देखिए, ये सर्वे जो आया है, ये सर्वे से ज्यादा जमीन पे जो लोग जाते आते हैं उनको तो सब खबर है ना, और वो अपने बगल वाले को और अपने ऊपर वाले को कहते हैं, तो पार्टियों में तो पता है, खास तौर पर जिस पार्टी को तकलीफ हो रही है। हमने कितने उदाहरण देख लिए हैं कि साहब बीजेपी का नेता फलानी जगह गया, वहां लोगों ने घुसने नहीं दिया, गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। अभी एक बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि साहब 2 मिनट पुलिस हटा ली जाए तो हम सबको देख लेंगे, और उसके बाद उनके ही सहयोगी ने कहा कि साहब पुलिस वालों से कहा कि 2 घंटे जाके पूरे गांव में सबको सबक सिखा दो। क्यों? क्योंकि उनको गांव वालों ने सबक सिखा दिया। ये जो लक्षण है ये तो दिखते हैं ना, तो पार्टी में उसकी चिंता, उसका आकलन पहले से किया जा रहा होगा। और लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी इसलिए चेहरा नहीं बनेंगे कि पार्टी के अंदर कोई इस तरह का विचार है कि नरेंद्र मोदी को हटाकर किसी और को बनाया जाए। ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव तक अपने को इंश्योर रखना चाहते हैं। वो एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं कि भाई इसमें कोई हारे वारे तो ये जो सामने जिसका फोटो लगा है ये हारे में। बंगाल का डेंट है, उस बंगाल के डेंट की वजह से थोड़ा सा बैकफुट पे है कि अपना चेहरा कम से कम बचाओ, प्रधानमंत्री का चेहरा कम से कम बचाओ। कार्तिक, 30 सेकंड में आप इंटरव्यू करना चाहते हैं? अच्छा सर, बहुत सारे मुद्दे थे जो, बट मैं 2 मेन पर बात कर लूंगा क्योंकि टाइम कम है। कि जो आपने, जो अशोक सर ने 80% अनएम्प्लॉयमेंट का था, वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम है आपके हिसाब से? इस समय अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति भारत में कैसी है? मतलब सीरियस, समवॉट सीरियस, या ऐसे? क्या उस सवाल में ये है कि ये मोदी जी की वजह से हुआ है भारत में? नहीं, मैं ये सवाल हमेशा सही है। नहीं, मैं जिस पॉइंट पे आ रहा हूँ आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि हमारे अभी भी हम लोग वोट ना नियत पे देते हैं, रिजल्ट पे नहीं देते हैं। तो जब तक लोगों को लगेगा कि सिचुएशन कितनी भी खराब हो लेकिन यही एक ठीक कर सकते, तो वोट उन्हीं को जाएगा जब तक कोई दूसरा व्यक्ति एक और क्रेडिबल अल्टरनेटिव लेकर नहीं आएगा। जहां तक इमोशन की बात है, मैं आपको एक और कॉन्ट्रडिक्शन देता हूँ, लास्ट पॉइंट। 2012-13 में जब मनमोहन सिंह की सरकार ढलान पे थी, मेन मुद्दा था करप्शन, इमोशनल इशू करप्शन, और उसको आपने ब्लेंड किया फिर इकोनॉमिक्स के साथ कि दाम भी बढ़ रहे हैं, ग्रोथ भी कम हो रही है। आज ग्रोथ उसके ग्रोथ से बहुत कम है, लेकिन आज तो लोगों को महसूस ये नहीं हो रहा है।
आज वो माहौल नहीं बन रहा है, क्योंकि आज विपक्ष के पास एक इमोशनल इशू नहीं है जिसके अम्ब्रेला में वो सारे इश्यूज को वो जोड़ पाए। तो जब तक वो एक बड़ा इमोशनल इशू लाकर उसको भुना ना पाए विपक्ष, तब तक मुझे लगता है कि इस सर्वे की फाइंडिंग्स शायद उतनी सिवियर नहीं है जितनी फर्स्ट पास दिखती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोकल बॉडीज के चुनाव बता देते हैं कि विपक्ष बिखरा हुआ था, उसके बाद भी बीजेपी को मात दी। ये इंडिकेशन है कि आपके इमोशनल इशू बार बार नहीं चलेंगे। राम मंदिर अब बन गया है, 370 हो गया है, नया क्या सवाल नए का है। टू चाइल्ड पॉलिसी में हिंदू ज्यादा मर रहे हैं। यदि टू चाइल्ड पॉलिसी हो गई तो उसमें हिंदू ज्यादा मर रहे हैं मुसलमानों से, ये लोग खुद बोल रहे हैं यूपी के। ठीक है अशोक, आलोक और कार्तिकेय बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। एक बात बहुत स्पष्ट है कि अगर किसी व्यक्ति की लोकप्रियता 66% थी और आज अगर वो पहली पसंद के तौर पर 42% उसमें गिरावट आई है, तो हम कुछ भी कहें चिंता का सबब उनके लिए तो है ही, इसमें कोई दोहराई नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर ये 24% पर रुक जाती है तो ठीक है, अगर और नीचे जाती है तो यकीन मान लीजिए 2022 में प्रभावित होगा और 24 में प्रभावित होगा। अगर ऊपर जाती है तो फिर बात बिल्कुल। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।